स्टूडेंट इस वीडियो में देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल आपका विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका आपका नई सेशन 2025 और 26 के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कक्षा 10वीं का विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। इसका हम लोग अध्याय 1 कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। इस प्रकार से आपका नई बुक आ चुका है। तो चलिए हम लोग अध्याय 1 को देखते हैं। ये देखिए आपका, तो स्टूडेंट इसमें से मैं आपको बताऊंगा अध्याय 1 का नाम दिया है संसाधन एवं विकास। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? आपका 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका ग वाला होगा चट्टाने, और यहाँ पर भी आपको लिखना है उत्तर में, ठीक है, चट्टाने, जैसा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बोला है यहाँ पर कहा है अवनलिका अपर्दन मृदा को बनाता है। 4 ऑप्शन क, ख, ग और घ है। तो देखिए आपका क ऑप्शन जो है ना, कृषि के लिए अनुपयुक्त, ठीक है। इतना करिए। उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? भौतिक कारक आपका 4 ऑप्शन है। सही होगा घ वाला जनसंख्या। चलिए, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? प्रिय विद्यार्थी, सेल और धातु जो है ना, ये जो धातु आपका है वो आपका अजैविक है। कैसा है? अजैविक। अब यहाँ पर है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के निक्षेपों से निर्मित मृदा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? तो देखिए घ वाला होगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। यहाँ पर है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? देखिए वे जो है ना संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? प्रथम, तो ये आपका हो जाएगा 1992 में। 1992 में पहला हुआ था। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? बोला गया भौतिक कारक, तो इसमें होगा आपका जनसंख्या। क्या लिखना है उत्तर में? जनसंख्या, ठीक है। और यहाँ पर भरना भी है उत्तर, जैसा मैंने यहाँ पर भर कर बता रहा हूँ, और आपको टिक भी लगा लीजिएगा। चलिए नंबर 9, तो नंबर 7, 8 हो गया था ना। निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है। निक्षालन से जो बनता है उसे कहते हैं लेटेराइट मृदा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे रिक्त स्थान वाला प्रश्न। यहाँ पर बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोला है लौह अयस्क, तो यहाँ होगा आपका अजैव प्रकार का संसाधन है। चलिए यहाँ पर है देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र आपका पठार है। कितना है? 27% सिर्फ और सिर्फ पठार है। संपूर्ण उत्तरी मैदान आपका जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सा? जलोढ़ मृदा। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे कहते हैं हम लोग अजैव संसाधन कहलाते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% मैदानी हिस्सा है। आपका 27% पठार हो गया, ठीक है। आने की हो गया आपका 70, तो 30% आपका पठारी इलाका होगा, पहाड़ी इलाका। तो चलिए इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया है। तीसरा नंबर बोला सत्य और असत्य वाला, कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। यह सही है या गलत है? इसका जो सही आंसर है वो होगा सत्य। लेटेराइट शब्द ग्रीक शब्द के शब्द लेटर से लिया गया है। यह आपका भी सही है। जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में
खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यह भी आपका असत्य होगा। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। यह आपका सही है। अब हमसे कहा है मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग संसाधन है। मृदा जो है यह भी आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से सत्य और असत्य वाला प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। चलिए नंबर 4 है सही जोड़ियां मिलाइए। चलिए तो प्रश्न 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? किस शहर में? तो देखिए ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरा में, रियो डी जेनेरा। उसके बाद बोला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर आपका 2 प्रकार। चलिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा 33%, जबकि अभी हमारे भारत में लगभग अनुमान है 24 लगभग है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए आपका 33%। नंबर 4 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये आपका ब्राजील। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय? देखिए हम लोगों ने देखे थे आपका 27% आपका पठार दिया था और 43 और हम लोगों ने देखे थे कि 43% आपका मैदानी था। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 70। 100 में 70 घटेगा तो पर्वतीय निकल कर आएगा 30%। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? कपास की खेती के लिए ना काली मिट्टी क्या है सबसे उपयुक्त रहता है। चलिए 7 में है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा जो है ना उसे हम लोग कहते हैं रेगुर मृदा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। चलिए भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती हो सकती है? खेती तो ये आपका हो जाएगा 54% भाग पर खेती हो सकती है। चलिए नंबर 10 में बोला है उत्खात भूमि किसे कहते हैं? उत्खात तो देखिए जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित कथन किसने व्यक्त किया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह जो कथन है ना महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे नंबर 1 संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला आपका रहेगा कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहे। दूसरा नंबर लिखना है विकास की अंधाधुंध दौर से बचा जाए। दूसरा प्रश्न बोला गया है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण। तो पहला होगा वनों का अत्यधिक विनाश, दूसरा अत्यधिक खनन कार्य करना, ठीक है। इस प्रकार से नंबर 1 का उत्तर, 2 नंबर का उत्तर मैं बताया हूँ। चलिए नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय। तो पहला पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी
दार खेतों में फसल उगाना। दूसरा रहेगा वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। काली मृदा की कोई दो विशेषता। तो पहला, कपास की कृषि के लिए यह उपयुक्त है। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से नंबर 4 हो गया। चलिए नंबर 5 पट्टी कृषि किसे कहते हैं? किसे? तो देखिए, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर रहेगा पहला नंबर, प्राकृतिक संतुलन की हानि। संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। क्या होता है? जल संकट उत्पन्न। ठीक है, नंबर 7 है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? सतत पोषणीय विकास, नंबर 7 का उत्तर रहेगा ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। नंबर 8 है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? बहते हुए जल, पवन व हिमानी द्वारा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। नंबर 9 समोच्च जुताई किसे कहते हैं? देखिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। नंबर 10 है संसाधन से क्या आशय है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। वे क्या है? तो एक संसाधन। बोला चादर अपरदन किसे कहते हैं? पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद 11 नंबर का उत्तर बताऊंगा। देखिए, बोला गया था चादर अपरदन जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तब उसे उस क्षेत्र की ऊपरी मृदा फूल कर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा नंबर होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इस तरीके से नंबर 11 और ये नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, नवीकरण योग और अनवीकरण योग संसाधन को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले लिखना है नवीकरण योग संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न
किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग अथवा पुनः पूरित योग संसाधन कहते हैं। अब आपको उदाहरण लिखना है। सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन वे वन जीवन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया नवीकरण। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा अनवीकरण के बारे में। देखिए, अगर आपके बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया है ना, तो आप लोग यहाँ से लेकर ये पूरा कट कर सकते हैं। इतना नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके बुक में कम जगह है, नहीं आप लोगों को ज़्यादा एडजस्ट हो रहा है, तो ये वाला लाइन कट कर सकते हैं। चलिए, तो दूसरा पॉइंट अब देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है अनवीकरण योग संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, इतना कंप्लीट होने के बाद प्रश्न 2, लेट राइट मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषता। तो देखिए, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरा पॉइंट रहेगा अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट अधिक वर्षा से निक्षालन का परिणाम है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है मरुस्थलीय मृदा की कोई 3 विशेषता। 3 विशेषता। तो देखिए, इस मृदा का रंग लाल भूरा होता है। दूसरा, यह रेतीली और लवणीय होती है। तीसरा, राजस्थान के पश्चिमी भागों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। ठीक है विद्यार्थी, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 और ये हो गया आपका 3 मैं बता दिया हूँ। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता। पहला, यह सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है। दूसरा, यह मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। और तीसरा नंबर आपका रहेगा, इस मृदा में पेड़ पौधों का गलासरा अंश यानी ह्यूमस काफी मात्रा में मिलता है। क्या होता है विद्यार्थी? काफी मात्रा में मिलता है। देखिए, प्रश्न 5 में बोला है हमसे एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर रहेगा एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्व। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य। पहला है, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। दूसरा, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नंबर 5 कंप्लीट करिएगा। तो नंबर 6, बांगर और खादर में कोई 3 अंतर। यहाँ पे बोला है कि बांगर और खादर। तो पहला, देखिए सबसे पहले बांगर के बारे में लिखना है। पहला नंबर, बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। यह 3 पॉइंट हो गया। अब देखेंगे खादर के बारे में। पहला नंबर, नवीन तल छट द्वारा निर्मित भूभाग को
खादर कहते हैं। यह पहला नंबर है। 2 और 3 मैं बता देता हूँ, इतना कर लीजिए पहले कंप्लीट। देखिए दूसरा नंबर, यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। तीसरा पॉइंट, यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है। तो विद्यार्थी अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में कहा गया था ना कि उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है, इस मृदा की विशेषताएं भी लिखिए। तो देखिए काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उगाड़ के समय धरातल पर फैले लावा के ठंडा होने तथा उसके अपक्षय से होता है। लावा प्रवाह का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न बोला गया था कि इस मृदा की विशेषता। तो काली मृदा की विशेषता, पहला, काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली चीका मृदा है। इसमें पानी पड़ने पर वह चिपचिपी होती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। इसमें लोहांश अधिक मात्रा होता है। मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। चौथा नंबर, इसका स्थानीय नाम रेगर मृदा है। कौन सा? रेगर। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को पूरा करना है। नंबर 8 है, संसाधनों को विकास के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। नाम, तो देखिए विकास के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार। नंबर 4 रहेगा संचित कोष भंडार। प्रश्न 9, मृदा अपरदन के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। कोई 3 कारण। तो देखते हैं इसका उत्तर। अब 9 नंबर है, मृदा अपरदन के कोई 3 कारण। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। पहला, वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि, भारी वर्षा। 5वां, निर्माण एवं खनन। निर्माण एवं खनन। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 में बोला है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें तो आपको ज्यादा जगह नहीं दिया। 1 2 3 4 5 लाइन आपका दिया गया है और इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा। और यहाँ पे इसका नियोजन के सोपान में 3 पॉइंट है। तो आपको करना क्या है ना कि कम से कम 2 आपको लिखना है। 1 मिनट, ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना, इसे नहीं लिखना है। देखिए हालांकि ये पूरा आपका दिया गया है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिखिए, अन्यथा ये लाइन, ये वाला लाइन और ये आपको नहीं लिखना है। और यहाँ पर जो है ना सोपान, इसमें 3 पॉइंट दिया है। तो आपको करना क्या, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे नहीं लिखे, बल्कि ये पॉइंट और ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं नंबर 11। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न 11 है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ये जो आपका प्रश्न दिया है तो इसके बारे में आपको लिखना है उत्तर कि मृदा की क्रमिक क्षेत्रीय परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब देखिए परतों के नाम बोला गया था ना लिखने, ज्यादा बड़ा। देखिए उत्तर आपको नहीं लिखना है, करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद लिखना कि इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो आपको लिखना है जो गहरा ब्लैक में। बाकी ये जो दिया है ना उतना लिखना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कट कर देता हूँ। बस ये आपको सिर्फ क्या करना है, जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है,
इतना कर लीजिएगा। उसके तो स्टूडेंट मैंने आपको प्रश्न 11 का उत्तर बहुत ही अच्छी प्रकार से बता दिया हूँ। अब यहाँ पर है नंबर 12, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 मृदाओं के नाम लिखिए, उनकी कोई 2-2 विशेषताएं लिखिए एवं उनके वितरण क्षेत्रों के नाम। वितरण क्षेत्र, तो चलिए देखते हैं। तो विद्यार्थी आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले इस प्रकार से तालिका बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मृदा, विशेषता, विवरण, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। नंबर 12 का उत्तर। नंबर 13 में कहा है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र का है बनाने के लिए। और ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो, हालांकि ये चित्र आपके बुक में भी इस प्रकार से आप लोग इस चित्र को बना सकते हैं। काफी सरल है। रंग सिर्फ भरना है। ये आपका ग्रीन हो गया, भूरा है, ये आपका पीला हो गया, ये आपका थोड़ा उजला और ब्लैक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आपका यह जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।